Hello friends, good evening to all of you, my dear civil service aspirant. सो टुडे लेक्चर्स फ्रेंड्स, कल हमने फंडामेंटल राइट्स पे डिस्कस किया था और आज के टॉपिक को कल थोड़ा मिस हो गया था। टॉपिक इमरजेंसी को हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे कि फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी प्रोविजंस एंड इंसर्जेंसीज में क्या होता है, वो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि क्या फंडामेंटल राइट्स वायलेट्स हो जाते हैं या उनको सस्पेंड करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये कल डिस्कस किया था कि जब कंट्री के अंदर नेशनल इमरजेंसी इम्पोज्ड होती है तो वहाँ पर फंडामेंटल राइट जो हैं सस्पेंड किए जाते हैं। और सस्पेंशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमने 12 जो किए हैं वो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से किए हैं। उसमें आपके सभी 6 फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट द राइट आर्टिकल 20 एंड 21। ये गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया है। ड्यूरिंग द इम्पोजिशंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी द टू आर्टिकल्स आर्टिकल 20 and 21 cannot be suspended during the national emergency imposed by the union government. सो फर्दर 6 राइट जो गारंटेड हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, वो आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशंस, तभी आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है। और आर्टिकल 19 क्या है फ्रेंड्स? आर्टिकल 19 डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। आपका राइट टू इंफॉर्मेशन है, आर्टिकल 19 सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन बी के अंदर जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आता है, और ये भी आपका फंडामेंटल राइट में ही कंसिडर किया जाता है। और एक्सटर्नल इमरजेंसी जब लगती है या वार सिचुएशन जब कंट्री में क्रिएट होती है, तभी ये आर्टिकल सस्पेंड होता है। अदरवाइज द आर्टिकल्स 19 कैन नॉट बी सस्पेंडेड एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेबिलियंस। जब कंट्री के अंदर इंसर्जेंसी लगती है या आर्मड रेबिलियंस होते हैं या रिवोल्ट होता है या फिर कंट्री के इंटरनल यानी डोमेस्टिक कंडीशंस बैड कंडीशन में कन्वर्ट होती है, तो उस टाइम फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं किए जाते हैं। इंटरनल आर्मड रेबिलियन या इंटरनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड। स्कोप इनका जो है, ऑपरेशन ऑफ स्कोप जो है वो लिमिटेड हो जाता है जब नेशनल इमरजेंसी इम्पोज्ड होती है। इसमें आर्टिकल्स 31 जो है, इसके 3 पार्ट यानी आर्टिकल 31A, B एंड C, इनका स्कोप लिमिटेड हो जाता है। वो स्कोप क्या है? आर्टिकल 31A में सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स एक्स्ट्रा, ये लिमिटेड हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज द आर्टिकल 31B, दैट इज द वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, जो फॉल करता है इन द शेड्यूल ऑफ 9th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। ये इसका स्कोप भी लिमिटेड हो जाता है। 9th शेड्यूल में क्या होता है, आप उसके रेगुलेशन, एक्ट्स एंड रेगुलेशन, जब ज़मींदारी सिस्टम का एबॉलिश किया गया था, रूल्स रेगुलेशंस, न्यूज़ रिफॉर्म ऑफ लैंड रिफॉर्म आया था, तो उसका स्कोप भी लिमिटेड हो जाता है। और आर्टिकल 31C जो डिफाइन करता है सेविंग ऑफ लॉज गिविंग effect to certain directive principles, so इसका स्कोप भी लिमिटेड हो जाता है। Their application to the members of armed forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agencies and analogous services can be restricted and abrogated by the parliament under article 33। ये फंडामेंटल राइट, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि आर्मड फोर्सेस जो पर्सनस हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस या पुलिस फोर्सेस या एनालॉगस या इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग जो हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। उनको फंडामेंटल राइट का इम्पोजिशन नहीं मिलता है और ये अब्रोगेट किए जाते हैं यूनियन गवर्नमेंट द्वारा अंडर आर्टिकल 33। जब मार्शल लॉ इम्पोज होता है यानी फोर्स में लाते हैं किसी भी एरिया में, मार्शल लॉ का मीन्स होता है एस्परेंट मिलिट्री रूल। मिलिट्री लॉ मीन्स मिलिट्री रूल्स। ये इम्पोज किया जाता है अंडर एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के दौरान। और किस लिए? जब लॉ एंड ऑर्डर्स पर
लाइन ऑर्डर्स खराब होते हैं या लाइन ऑर्डर्स मेंटेन नहीं होते हैं, लाइन ऑर्डर अनकंट्रोल्ड होता है, तब मिलिट्री रूल इम्पोज किया जाता है। उस टाइम्स को हम एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस कहते हैं। और लाइन ऑर्डर्स को रिस्टोर करने के लिए अंडर आर्टिकल 34 डिस्क्राइब करता है कि ये रिस्ट्रिक्शन तब लगाई जाती है जब एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं, अनकंट्रोल्ड ऑफ लाइन ऑर्डर्स होते हैं। उस लाइन ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए आर्टिकल 34 के अकॉर्डिंग यूनियन गवर्नमेंट मिलिट्री रूल इम्पोज करती है। बट military rule is different from the imposition of national emergency. How? During the imposition of national emergency, the fundamental rights can be suspended, and during the impositions of military rule or martial law, the fundamental right cannot be suspended, but restrictions are imposed. The scope of operations of this fundamental rights, some areas somehow are limited, but fundamental right cannot be suspended, and military rules are imposed only to restore the line orders which was abnormal during the situation created in the internal situation of the country under article 34. The abnormal circumstances to be converted into normal circumstances. That's why the military rule can be imposed to restore the law and order in the country, or in particular areas is also possible. सो ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट ऑफ देम जो हैं वो डायरेक्टली एनफोर्सेबली हैं, यानी सेल्फ एग्जीक्यूटरी हैं, जबकि फ्यू ऑफ देम कैन बी एनफोर्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए लॉ मेड फॉर गिविंग इफेक्ट टू देम। सच ए लॉ कैन बी मेड ओनली बाय द पार्लियामेंट। ये लॉ ऐसे हैं जो सिर्फ बनाए जाते हैं या तैयार किए जाते हैं यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या प्रोविंशियल गवर्नमेंट द्वारा, नॉट बाय स्टेट लेजिस्लेचर्स। हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द ओनली लॉ कैन बी मेड और क्रिएट बाय द यूनियन गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, but not made by the state legislature or state government, so that uniformity throughout the country is maintained under article 35. So this is the complete fundamental rights I have defined in prior lectures yesterday, and whatever are remained left. So today I have described with you, my dear civil service aspirant, completely how to impose the national emergency and how to suspend the fundamental right during the national emergency, and including the military rule or martial law imposed during the abnormal circumstances of the country to restore the law and order in the country. So what would be happen during the situations to restore the law and orders in the country? So friends, इसी तरीके से कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं, कुछ फंडामेंटल राइट, फ्यू ऑफ देम, फ्यू फंडामेंटल राइट्स जो फॉरेनर्स यानी एक्सटर्नल पीपल्स अब्रॉड द कंट्री, यानी पीपल्स जब हमारे कंट्रीज़ में आते हैं वो भी उन फंडामेंटल राइट्स को अपना सकते हैं और उनको भी उस पर जस्टिस मिल सकता है। बट उनमें से वो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स, इसमें से फर्स्ट है प्रोहिबिशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, जो अंडर आर्टिकल 15 आता है। ये सिर्फ हमारी ही कंट्री के सिटीजन्स को ही मिलता है, ये अधिकार, ये फंडामेंटल राइट्स सिर्फ डोमेस्टिक सिटीजन्स के सिटीजन्स को है, यानी इंडियन सिटीजन्स को ही है। बट इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, it is also applicable for those people
who are belonging to the abroad the country from India, and when they are coming in India, so they have also a right, this fundamental right, वो भी इस fundamental right के अधिकार ले सकते हैं। और ये 14 में डिस्क्राइब होता है। आर्टिकल 14 में वो क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ। नेक्स्ट फ्रेंड, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी in matters of public equal employment. In matter of public equality of opportunity in matter of public employment अंडर आर्टिकल 16 डिफाइन होता है, यानी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द एम्प्लॉयमेंट। ये सब के लिए इम्पोज होता, इम्प्लीमेंट होता है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से हो, हमारे देश के लोग, ये सब का अधिकार है। आर्टिकल 16 इज द एवरी सिटीजन, वोमेन और मैन, सबका फंडामेंटल राइट है। बट ये राइट फॉरेन पीपल्स को नहीं मिलता है। जब फॉरेन के लोग यानी एक्सटर्नल कंट्री के लोग हमारे देश में आते हैं, उनको ये फंडामेंटल राइट लेने का अधिकार नहीं है। उनको कौन सा फंडामेंटल राइट मिलता है? प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ये आर्टिकल 20 में आता है। और ये एक्सटर्नल लोग यानी फॉरेनर पीपल जब इंडिया में आते हैं, तो ये फंडामेंटल राइट वो भी ले सकते हैं, उनका भी सिद्ध अधिकार है। थर्ड है, माय डियर एस्पिरेंट, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम। व्हाट इज फ्रीडम? व्हाट रिगार्डिंग फ्रीडम? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस एंड असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन, ये सब आर्टिकल 19 में डिस्क्राइब होते हैं, अंडर आर्टिकल में फॉलो डील किए जाते हैं। ये सिर्फ हमारे देश के ही लोगों के फंडामेंटल राइट है। बट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में जो डिस्क्राइब होता है, डील होता है, आर्टिकल 21 डील करता है, वो एक्सटर्नल पीपल भी ले सकते हैं। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सबका अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट फॉरेन पीपल्स के भी हैं। फोर्थ है फ्रेंड्स, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज जो आर्टिकल 29 डील करता है, ये सिर्फ ओन कंट्री के सिटीजन्स ही ले सकते हैं। हमारी अपनी कंट्री के सिटीजन पीपल्स ही ये फंडामेंटल राइट, उनका ही अधिकार है, फॉरेन पीपल्स का नहीं। सो फॉरेन पीपल्स का राइट क्या बनता है फंडामेंटल में? राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन जो आर्टिकल 21A में है, डील करता है, वो फॉरेन पीपल्स भी ले सकते हैं। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन आर्टिकल 21 ने स्पेशली डील करता है, ये फॉरेन पीपल का भी फंडामेंटल राइट रख सकते हैं फॉरेन पीपल जब हमारे देश में आते हैं। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सिर्फ आर्टिकल 30 में डील होता है, और ये भी डोमेस्टिक पीपल्स, इंडियंस पीपल का ही फंडामेंटल राइट है। नाइदर इट्स राइट्स आर गिवन टू द फॉरेन पीपल्स। So, protection against arrest and detentions in certain cases deals articles 22 also have the right which can be applicable on the foreign people. It means foreign people also ये right रख सकते हैं, और उनका भी ये आर्टिकल 22 राइट फंडामेंटल राइट बनता है। वो क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में, सर्टेन केसेस में वो भी इस फंडामेंटल राइट्स को अपना राइट, अपना फंडामेंटल राइट मान सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये थी फंडामेंटल राइट्स जो मैंने कंप्लीट आपको इस तरीके से डिफाइन किया माय डियर एस्पिरेंट। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मेंस पॉइंट ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ मैं डिफाइन कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेट के ऊपर, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट, अब देखिए ये फंडामेंटल राइट जो है, ये सबसे पहले इसको क्रिएट कौन करता है, मेड कहाँ से बनते हैं, इसका क्रिएशन होता कैसे है? क्या स्टेट लेजिस्लेचर इसका क्रिएशन करती है? क्या लोकल सब गवर्नमेंट इसका क्रिएशन करती है?
सो द फंडामेंटल राइट जो ओरिजिनेट हुए कॉन्स्टिट्यूशन से, जब कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनेशन हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन जब क्रिएट किया गया, ये तभी पार्लियामेंट ही डिसाइड करता है कि फंडामेंटल राइट क्या है। और ये फंडामेंटल राइट स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाती है, ना ही लोकल सब गवर्नमेंट बनाती है। डेफिनेशंस ऑफ स्टेट, टर्म स्टेट जो है वो यूज़ होती है डिफरेंट प्रोविजंस में, जैसे कंसर्न रखते हैं आप फंडामेंटल राइट्स के साथ। आर्टिकल 12 जो है वो डिफाइन करता है टर्म इस स्टेट को और किस पर्पस में, पार्ट थर्ड जिसमें फंडामेंटल राइट डील होते हैं। और अकॉर्डिंग टू इट स्टेट इंक्लूड करती है कुछ आगे कुछ स्पेशल स्टेप्स को। वो क्या है? स्टेट हम किसे कहते हैं? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव organs of the union government. What is the first provisions? That is the first is which is included in the state under Article 12 deals specially, that is government and parliament of India, but government and parliament of India, that is executive and legislative organs of the union government. Executive and legislative are the organs of union government. So नेक्स्ट इंक्लूड क्या होता है स्टेट में? गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, दैट इज एग्जीक्यूटिव। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट यानी स्टेट गवर्नमेंट का जो लेजिस्लेचर है वो कैसे डिफाइन होता है? उसके भी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स होते हैं और वो स्टेट गवर्नमेंट उसको रन करती है। उसके बाद थर्ड है ऑल लोकल गवर्नमेंट, ऑल लोकल अथॉरिटीज़। अब लोकल अथॉरिटीज़ में कौन आते हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कौन आते हैं? जैसे आपकी म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एंड इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स, ये सब ऑल लोकल अथॉरिटीज़ में आते हैं। ये भी स्टेट के साथ इंक्लूड होते हैं। उसके बाद ऑल अदर अथॉरिटीज़, व्हाट इज़ अदर अथॉरिटीज़? दैट इज़ स्टैट्यूटरी आर नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़। स्टैट्यूटरी जो स्पेशल लॉ के साथ बनाई जाती हैं और कुछ नॉन स्टैट्यूटरी होती हैं, वो कौन सी हैं? जैसे LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस, एंड ONGC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेचुरल गैस एंड कॉर्पोरेशंस, और सेल यानी स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सब नॉन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में डील की जाती हैं, रखी जाती हैं। ये भी ऑल अदर अथॉरिटीज़ आती हैं और ये सब स्टेट में इंक्लूड होती हैं। अंडर आर्टिकल 12 इसको स्पेशल डील करता है। इसी तरीके से स्टेट हैज़ बीन डिफाइंड एज ए वाइडर सेंस, इन ए वाइडर सेंस। वाइडर सेंस में हम स्टेट को डिफाइन करें तो इंक्लूड क्या होता है? ऑल इट्स एजेंसीज, चाहे वो आर्मड फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सिविल डिपार्टमेंट्स हैं, ये सब स्टेट्स के एजेंसीज आती हैं। और ये क्या करती? इट इज़ द एक्शंस ऑफ दीज एजेंसीज दैट कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट्स। इनका कोई भी एक्शंस वो कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। कब? जब वो एज वायलेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, even a private body or an agency working in an instrument of the state falls within the meaning of the state under articles 12। तो जब भी कोई एजेंसी गवर्नमेंट की एज वायलेट द फंडामेंटल राइट, तो उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट यानी एक्शंस लिया जा सकता है और उनको इसका कोई अधिकार नहीं, वो चैलेंज हो सकता है उनका कोई भी एक्शंस जुडिशरी में। So this is the meaning of the state and how the state work, किस तरीके से उनके आर्गन डिफाइन करते हैं। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव में भी टू टाइप्स होती हैं। वन इज द परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड अनदर इज द नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव। व्हाट इज द परमानेंट एग्जीक्यूटिव? Permanent executives are those people who are got a selections and appointed in the department, that is a bureaucracy, as the bureaucracy of provincial bureaucracy or the union bureaucracy, union government bureaucracy। तो इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? प्रोविंशियल सर्विसेज में जितनी भी 28 स्टेट हैं सबके अपने पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं और उनके पास स्टेट सिविल सर्वेंट बनाने का पूरा अधिकार होता है, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाता है। तो उन सब स्टेट सिविल सर्वेंट को, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर यानी JKAS पीपल जो क्वालिफाई करते हैं, वो
बाद में अपॉइंट होके वो एग्जीक्यूटिव में आते हैं और दे आर द परमानेंट एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर। इसी तरीके से पार्लियामेंट में भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो एजेंसी है यूनियन गवर्नमेंट का, अपॉइंट करता है सिविल सर्वेंट को, जैसे आईएएस अधिकारी, आईपीएस, आईआरएस, आईएफओएस, ये सभी लोग ब्यूरोक्रेट्स में आते हैं और ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। दे आर द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द नॉन एग्जीक्यूटिव बॉडीज आर दोज दैट इज द इलेक्टेड बॉडीज। पार्लियामेंटेरियंस यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा हैं या राज्यसभा है, वो सब नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं। दे आर द पार्लियामेंटेरियन, दे आर द लेजिस्लेचर्स, और ये सब नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव दे आर आल्सो द ऑर्गन ऑफ द पार्लियामेंट हाउस, द पार्लियामेंट आर द स्टेट organ of the state or organ of the government. And third is the legislatures. So what is the legislatures? Third is the judiciary. What is the judiciary? The peoples are belonging with the judicial system. They are providing the justice to the citizens of the country when their fundamental rights are violated by any public agencies or public authorities. वो कौन से आते हैं? आपके अपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट, उनके जजेस, उनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद आपके हाई कोर्ट्स, जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, लोकल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं उनके जजेस, सेशन जजेस जो भी हैं, सेशन जज, ये सब जुडिशरी में इंक्लूड आते हैं। एंड लाइक द अदर अथॉरिटीज़ भी हैं, जैसे आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, फाइनेंस कमीशंस हैं, प्लानिंग कमीशन तो एबॉलिश हो चुका है, बट नीति आयोग, उसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो सब ऑर्गन ऑफ द स्टेट हैं और ये सब स्टेट को डिफाइन करते हैं। ये ऑन द यूनिफिकेशन यूनैनिमेटरी स्टेट को रन करते हैं, ऑन द इक्वालिटी टू अचीव द इक्वल गोल्स जो सेट किया जाता है पार्लियामेंट हाउस में, बोथ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव द्वारा, दे आर आल्सो इक्वल in the state that is known as the government, that is known as the state in terms of state. तो फ्रेंड्स ये इसी तरीके से स्टेट हमारा रन करता है। अब इसमें फंडामेंटल राइट्स जो मैंने आपको बताए थे 12 to 35, वो राइट टू इक्वालिटी थी, और राइट टू इक्वालिटी हमारा आर्टिकल 14 में आता है। और राइट टू इक्वालिटी मतलब इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, किसी एरिया में भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन को इसमें नहीं रख सकते हैं। राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल्स 14 में आता है। उसके बाद नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कोई भी आदमी, कोई भी, चाहे वो वुमेन है या मैन है, उनके पास कोई भी ऐसा स्पेशल अधिकार नहीं है, सबका इक्वल राइट से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी भी रिलीजन, किसी भी रेस, किसी भी सेक्ट के साथ, उस सबको एम्प्लॉयमेंट लेने का कंप्लीट अपॉर्चुनिटीज़ है, जो आर्टिकल 16 डिफाइन करता है, फंडामेंटल राइट है। उसके बाद आर्टिकल 17 है, एबोलिश क्या करता है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटीज़, छूत छात, जो भेदभाव जाति का सोसाइटीज़ में इम्पैक्ट रहता था, उसको कॉन्स्टिट्यूशंस ने एबॉलिश कर दिया है। और आर्टिकल 17 स्पेशल राइट दिया गया है कि कोई भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है ऑन द बेसिस ऑफ टचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, तो वो अपने अधिकारों के लिए जस्टिस ले सकता है कोर्ट्स के द्वारा, उसका आर्टिकल 17 वो फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 18 डिफाइन करता है जो है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कोई भी आदमी स्पेशल टाइटल्स अपना नहीं न रख सकता है, जैसे पहले कोतवाली सिस्टम, मनसबादारी सिस्टम, या फिर किंग, राजा या महाराजा, ऐसा कोई भी स्पेशल टाइटल्स नहीं रख सकता है। गवर्नमेंट का अधिकारी ही, जो गवर्नमेंट डिफाइन करती है वही रहता है, और कोई भी स्पेशल टाइटल्स किसी को लेने का कोई अधिकार नहीं है। सब भारत सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएशन के ड्यूरेशंस में इसको एबॉलिश कर दिया है, और ये आर्टिकल 18 एक फंडामेंटल राइट बना दिया है। ये सब स्टेट कन्फर करती है टाइटल्स को, ना कि स्पेशल पर्सन अपने टाइटल को खुद डिफाइन करता है। नेक्स्ट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, ये एसेंशियल है हर पर्सन के लिए, हर सिटीजन के लिए, दैट इज़ ए राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है किसी के ऊपर। आपका आर्टिकल 19 जो है स्पेशल राइट टू फ्रीडम में आता है, और एवरी पर्सन, एवरी वुमेन एंड मैन का
राइट टू फ्रीडम एक फंडामेंटल राइट है, अंडर आर्टिकल 19 है। आप कहीं भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर सकते हैं, आप कहीं भी असेंबल हो सकते हैं पीसफुली, बट असेंबल भी पीसफुली हो सकते हैं जब वो असेंबल यानी एक दूसरे पर गेट टूगेदर होना है, अगर वो स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को वायलेट करता है, नेशन इंटरेस्ट को वायलेट करता है, एंटी नेशनल एलिमेंट्री एक्टिविटीज कमेंसमेंट करते हैं वो गेट टूगेदर या असेंबलिंग प्रोसेस, तो आपके ऊपर जो है बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं आता है। आपका इसमें फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 सिर्फ पीसफुल असेंबल होना, और वो भी कैसे, विद आउट आर्म्स एंड एमुनिशंस। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन आर कोऑपरेटिव्स ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। उसके बाद राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, आप देश के किसी भी भाग में रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, ये आपका आपका राइट टू फ्रीडम है, ये आपका जन अधिकार है। राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया आपका जन अधिकार है, और ये भी राइट टू फ्रीडम में आता है। आर्टिकल 19 में आप देश के किसी भी कॉर्नर में फ्रीडम से रह सकते हैं, रिजाइड कर सकते हैं, किसी भी टेरिटरी में अपना हाउस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आप लिव कर सकते हैं या रिजाइड कर सकते हैं। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशंस or to carry on any occupations, right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business, आपका ये भी फंडामेंटल राइट है। कोई भी बिजनेस करो, वो नेशन के एंटी नहीं होना चाहिए, ना ही सोशल रूल्स को वायलेट करना चाहिए। वो बिजनेस आप कर सकते हैं, वो ट्रेड आप कर सकते हैं, वो भी आपका राइट टू फ्रीडम है, आपका आर्टिकल 19 है, और वो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपका ये जो है मूल अधिकार है। 1978 में जब 44th अमेंडमेंट हुआ था फ्रेंड्स, तो आर्टिकल 20 जो था उसमें अमेंड किया गया, और उसमें क्या किया गया कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शंस फॉर ऑफेंसेस, ये ग्रांट्स किया जाता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड excessive punishment to an accused person whether citizens or foreigner, या फिर legal person like a company or a corporations, it contains 3 provisions in that directions। ये आर्टिकल 20 में ये मेंट किया गया कि कोई भी ऑफेंस किसी के ऊपर जब लगता है, जब वो मुलजिम करार दिया जाता है, चाहे वो फॉरेनर है, चाहे वो अपनी कंट्री का है, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज का है या कॉरपोरेशंस का है या अपना ही सिटीजन्स है, उसको भी अपने लिए एक वकील बनाना यानी एक एडवोकेट बनाना, और अपने ऑफेंस को सिद्ध करना या वो गलत है या सही है, उसको भी ये पूरा अधिकार है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ यानी नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ ए लॉ in force at the time of the commission of the act, and second है nor be subjected to a penalty greater than that prescribed by the law in force at the time of the commission of the act। ये दोनों उसके ऊपर किए जाते हैं, और ये जुडिशरी का ही रोल प्ले होता है। नो डबल जियोपर्डी यानी कोई भी पर्सन जो है वो उसको डबल जियोपर्डी नहीं की जाती, यानी शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, सेम ऑफेंस के लिए उसको डबल पनिशमेंट नहीं किया जाता है, ये भी इसमें रूल है। एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशंस, कोई भी पर्सन जब एक्यूज्ड होता किसी भी ऑफेंस के लिए तो शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस्ड अगेंस्ट हिमसेल्फ, वो अपने लिए अपने अधिकार अपने जस्टिस के लिए वो भी विटनेस बना सकता है। आर्टिकल 21 क्या डील करता है उसके बाद, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, और ये क्या डिक्लेयर करता है, दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कोई भी पर्सन किसी की पर्सनल लिबर्टी या पर्सनल फ्रीडम पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये प्रोसीजर बाय एस्टैब्लिश
ऑफ लॉ जो ये है डिफाइन करते जो स्पेशल अमेंडमेंट के थ्रू स्पेशल लॉ बनाया जाता है टू फॉलो द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ कोई किसी को इसके साथ कोई भी मिसयूज़ नहीं किया जाता इसका, या किसी की लिबर्टी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। तो ये थे फ्रेंड ये आर्टिकल 21, और इसमें क्या क्या चीज़ें और हैं। आर्टिकल 21 या जैसे राइट टू लिव है विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट है इंक्लूडिंग पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैजर्ड्स इंडस्ट्रीज। ये सब राइट टू आपकी पर्सनल लिबर्टी में आता है। राइट टू लिवलीहुड भी आपका आर्टिकल 21 में आता है। राइट टू प्राइवेसी भी आपका राइट टू प्राइवेसी है, आपसे कोई भी आपका सीक्रेट एक्सपोज नहीं करवा सकता है, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। और आपका राइट टू प्राइवेसी है आर्टिकल 21 में आता है। राइट टू शेल्टर also your fundamental right deals with article 21। राइट टू हेल्थ, आपको अपने हेल्थ के बारे में सोचना है, आपको हेल्थ को बढ़िया रखना है, या आप हेल्थ के बारे में जो भी कदम उठाते हैं आपका जन अधिकार है, आपका मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 में आता है। राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, यह आपका आर्टिकल 21 में आता है और कोई आपको इसको रोक नहीं सकता है। राइट टू फ्री लीगल एड, आप कोई भी लीगल एड लेना चाहें आर्टिकल 21 में आता है। और राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी आपका 21 में आता है, फंडामेंटल राइट है। राइट टू स्पीडी ट्रायल फंडामेंटल राइट है आपका, और आर्टिकल 21 में आता है। राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग भी आपका फंडामेंटल राइट है, 21 डील करता है। राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, आपसे कोई भी इनह्यूमन ट्रीटमेंट करता है आप उससे अगेंस्ट कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, और ये आपका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इनह्यूमन ट्रीटमेंट के लिए आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। सो दिस इज द फंडामेंटल राइट, also article 21 deals with them। So friends, today lecture is ours। So finally, जब आप लेक्चर देखें, वीडियो देखें, तो प्लीज़ सभी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उन सब के लिए ये बहुत एसेंशियल है। इंडियन पॉलिटी, फंडामेंटल राइट्स इसमें डिफाइन किए गए हैं इस लेक्चर्स में मैंने। और जब भी लेक्चर को देखें तो रिक्वेस्ट है आप सबसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कंसंट्रेट के साथ इसको आगे बढ़ाएं। और हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर्स राइट टू एजुकेशन पर लेके आएंगे। राइट टू एजुकेशन भी फंडामेंटल राइट है। सो टुडे लेक्चर इज ओवर। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मीट टुमारो ऑन विद नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू।